गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट एक दो समय से हम देख रहे हैं कि भाई ये कुछ टिप्स देने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम विजुअलाइजेशन के बारे में देखा था, और उसके पहले चिंता और फियर के बारे में देखा था। तो आज मैंने सोचा कि इसका दोनों का कंबाइन करके क्या रिजल्ट आता है वो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक जो फियर है उसका भी हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। पर जिन लोगों को फियर बहुत सताता है लाइफ के अंदर, और फियर अलग अलग टाइप के होते हैं, तावरिया जी ने इसीलिए उसको नॉन फियर और अननोन फियर के रूप में बताया है, और इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज भी बताई है। पर अननोन के बारे में तो विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हम जानते हैं उसका ही विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो नॉन फियर जो हमारे अंदर होता है अलग अलग टाइप के, उसका हम विजुअलाइज करना है हमें। मतलब कि वो स्थिति जो है, वो स्थिति के अंदर एज इफ हम वही स्थिति के अंदर है, इस तरह का हमें विजुअलाइज करना है। तो हो सकता है कि उस समय हमें थोड़ा डर लगे, थोड़ा सफोकेशन लगे, पर इस चीज का अगर हम रोज विजुअलाइज करते हैं तो धीरे धीरे फियर तो कम हो जाएगा। पर कभी शायद कभी ऐसी स्थिति बन भी जाती है, तो भी उस स्थिति से क्योंकि हम फेमिलियर हो गए हैं, इसीलिए उस स्थिति के अंदर घबराएंगे नहीं। तो इसीलिए ये विजुअलाइजेशन फियर का करना पर्टिकुलर टाइप का जो है, जैसे मानो कि किसी को पानी का एक फियर है, एक डूबने का, या कभी कुछ बाढ़ आता है उसमें फंसने का, और आजकल तो बहुत ऐसा बन रहा है। तो क्या करना चाहिए कि भाई ऐसा विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि भाई हम जैसे कि कोई ऐसी चीज में फंस गए हैं, या कभी एक सफोकेशन का एक माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसा कि आप एज इफ यू आर इन सबमरीन। तो सबमरीन तो एकदम पानी के नीचे होती है, समंदर के अंदर। तो जिन लोगों को पानी का डर है वो तो कभी सबमरीन में जा ही नहीं सकते, हालांकि ऐसे जाना भी पॉसिबल नहीं है। पर डर को निकालने के लिए ऐसा हम सोच सकते हैं कि जैसे कि हम सबमरीन में अभी हम बैठे हैं, और क्या फील हो रहा है एक्चुअल में सबमरीन सबमरीन में है, तो क्या फीलिंग हमें हो सकती है। जिनको खास करके पानी का डर है, सफोकेशन का डर है, तो वो महसूस करेंगे थोड़ी देर, तो ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ी सी घबराहट चालू हो जाएगी। हो सकता है विजुअलाइजेशन छूट भी जाए, पर फिर से उसको दोबारा करना है, पकड़ के रखना है। और जब तक वो चीज़ से फेमिलियर नहीं होते तब तक रोजाना ये करना है। ऐसी अलग अलग चीज़ों के साथ कर सकते हैं। किसी को जैसे फायर का डर है, आग लग जाती है और उसमें हम फंस जाते हैं तो क्या होता है। तो आंख बंद करके फायर को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, गर्मी का भी हम महसूस कर सकते हैं कि भाई फायर है आजू बाजू, आग लग गई है और हम इसमें बीच में फंसे हुए हैं, बहुत सारी गर्मी लग रही है। तो इस तरह का हम विजुअलाइज कर सकते हैं। 5 मिनट आंखों के सामने वो पिक्चर लाना है। विजुअलाइजेशन मतलब कॉन्शियस इमेजिनेशन। तो आंखों के सामने वो कॉन्शियसली उसको क्रिएट करना है। और कोई भी है, अब कई बार क्या होता है कि ऐसी स्थूल चीजों का डर नहीं लगता है, पर किसी को अंधकार का, डार्कनेस का डर लगता है। तो जिनको ध्यान में आगे बढ़ना है, इन लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आगे आप ध्यान में जाओगे तो सबसे पहले तो आपको अंधकार को ही फेस करना पड़ेगा। तो उसको भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं आंख बंद करके। अंधकार, या अंधकार को क्रिएट करने के लिए आप आंखों के, दोनों आंखों के ऊपर हाथ रख के इस तरह अंधकार को भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन हो सकता है। और कुछ चीजें साइकोलॉजिकल ऐसी होती है कि जैसे कि कोई हमारा इंसल्ट कर देगा, ऐसा कभी कभी हमें डर लगता है। किसी को मिलते हैं, मिलने जाते हैं, तो भाई यहाँ हमारा इंसल्ट नहीं हो जाए।
तो वो भी चीज हम विजुअलाइजेशन से क्रिएट कर सकते हैं कि कोई पर्पजली हमारा इंसल्ट ही कर रहा है तो क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो एक फीलिंग भी हम ला सकते हैं। तो इस तरह अलग अलग जो हमारी वीकनेस है उसके ऊपर काम करने के लिए ये विजुअलाइजेशन और खास करके फियर के ये अलग अलग जो प्रकार है उसको उसका अनुभव हम यहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कृष्णमूर्ति के प्रवचन सुने हो तो वो यही हमेशा बताते थे कि भाई अभी तो व्यक्ति लेक्चर में बैठी है, उनके सामने बैठी है, पर वो वही कहते थे कि भाई आपको फियर है या कोई भी वीकनेस है तो अभी यही एक फील करो, आपकी वही एक इंटेंसिटी के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ फील करो कि जैसे कि आपको ये इस तरह का डर लग रहा है या और कोई चीज जो है, तो या कोई गुस्सा है तो एकदम आप तिलमिला उठते हैं, एकदम गुस्से में आ जाते हैं, तो क्या होता है, तो ये उसी समय का वो एक एक्सपीरियंस करना है। तो ये सब हम विजुअलाइजेशन के दौरान कर सकते हैं। तो बस आज की यही टिप है कि आप अपने फियर के ऊपर इस तरह काम कर सकते हैं। अब लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 22 देखा था, पर 21 जो है उसको छोड़ दिया था, जो कि आसनों के ऊपर था और थोड़ा लंबा था, समय कम था तो हमने छोड़ दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, और खास करके जिन लोगों को आसन प्राणायाम के अंदर रुचि है इन लोगों को तो ये खास सुनना पड़ना चाहिए। बहुत अद्भुत चीज उन्होंने बताई है कि जो सालों से जो लोग आसन करते हैं उन लोगों को भी पता नहीं होगा, ऐसी अद्भुत चीज ये आंसर, इसका आंसर उसने उन्होंने दिया है। तो ये खास ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है पेज नंबर 178 के ऊपर, हाउ यूजफुल और हाउ इम्पोर्टेंट आर आसनास पोस्चर्स एंड विच ऑफ दोज डू यू रेकमेंड। तो प्रश्न है कि भाई कौन सा आसन यूजफुल है या इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और आप कौन सा रेकमेंड करते हो। हालांकि ये पूरे प्रश्न के अंदर, उत्तर के अंदर उन्होंने कोई रेकमेंड तो इसमें तो नहीं किया है, पर हम जानते हैं कि उनके लेक्चर के अंदर वो 3 आसन रेकमेंड करते थे। एक हलासन, एक सर्वांगासन और एक धनुरासन। क्योंकि वो कहते थे कि 97% जो डिसीज है वो इन 3 आसनों से ही क्योर हो जाते हैं। तो ये 3 आसन हम रोज कर सकते हैं। पर महत्वपूर्ण बात ये कि आसन किस तरह करना है, क्योंकि जो ट्रेडिशनली सिखाया जाता है वो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो तो सही ढंग ही नहीं है। तो आसन किस तरह करना चाहिए वो भी यहाँ वो बताते हैं इस आंसर के अंदर। तो आंसर में कहते हैं द आसनास और पोस्टर्स आर एन्यूमरेटेड हियर आफ्टर। तो यहाँ आसन और पोस्टर के बारे में अभी बताया जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर टुडे इज दैट of all the teachers, schools and ashramas explaining and teaching these yogic asanas, not even 2% know and understand what they are doing and asking their pupils to do and for what purpose। ये बहुत गंभीर बात उन्होंने पहले ही बता दी है कि देखो पूरे इंडिया में, और अभी तो इंडिया क्या पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हर जगह पर आसन लोग करते हैं। कुछ एक्ट्रेसेस भी करते हैं और सिखाते हैं, अभी तो कुछ बहुत सारे लोग सिखाने भी लगे हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि भाई थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो हम आसन कर सकते हैं, और आसन कर सकते हैं तो किसी को सिखा भी सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर आप इसके बोर्ड लगे हुए देखेंगे, यहाँ उधर इधर, एक शहर में 50 आपको ऐसे सेंटर्स मिल जाएंगे। पर ये खाली टीचर्स कौन बने हैं कि जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब फ्लेक्सिबिलिटी से कोई योग टीचर नहीं बन जाता, आसन का टीचर नहीं बन जाता, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी तो ये जिम्नास्टिक करने वाली लड़कियों की सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो वही टीचर बन जाएगी, पर ऐसा है नहीं। क्योंकि और ये तावरिया जी का तो अभी आगे देखेंगे तो वो तो बिल्कुल एक अलग बात है। पर फिर भी जो लोग योगा टीचर से या
ऐसी स्कूल से या आश्रम से उसमें जो योगा सिखाया जाता है, आसन सिखाया जाता है, तो ये कहते हैं कि इसमें से 2% लोग भी आसन के बारे में सही ढंग से जानते नहीं है। आसन का पर्पस क्या है, क्यों करना है, इसके क्या इफेक्ट हो सकती है, उसकी साइड इफेक्ट क्या हो सकती है, कौन से आसन करने चाहिए, कौन से आसन नहीं करने चाहिए। क्योंकि वो आगे बताएंगे कि अलग अलग समय के ऊपर कुछ कुछ आसन जो है, पुराने आसन वो अभी निकम्मे हो गए हैं, वो आसन हम नहीं कर सकते, वो भी बात बताते हैं। पर क्या, क्योंकि हमें किताब में अभी वो शास्त्र, वो किताब जो ढाई ढाई हजार साल पुरानी लिखी गई है, उसको हम पकड़ के बैठे हैं। हम समझते नहीं है कि भाई आज का हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है एकदम सेंसिटिव हो गया, कुछ चीजें तो वो बेर ही नहीं कर सकता, और ऐसी ऐसी कठिन चीज भी लोग आज करते हैं, करवाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और अब एक ऐसा एक शो करते हैं कि देखो हम कितना कठिन आसन भी कर सकते हैं, पर इसका कोई पर्पज नहीं है। तो ये गंभीर बात यहाँ वो बताते हैं कि ये सिखाने वाले में से कोई 2% लोग भी सही ढंग से ये चीज को जानते नहीं है, और उसके जो प्यूपिल्स है, उसके जो स्टूडेंट्स है, उनको भी वो बताते नहीं है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते तो वो क्या बताएंगे। दिस मीन्स that 98% of all those who are engaged in yogic asana do it incorrectly or thoughtlessly, and it is like the blind leading the blind. अब तो ये तो ऐसा है कि अंधा अंधे को ये गाइड करे कि भाई कहाँ जाना है। तो एक अंधा है, दूसरा भी अंधा है, कहाँ जाएंगे? वो तो फिर कुएं में गिरना जैसा ही हो जाएगा। तो यही चीज है कि ये 98% लोग, जो लोग कुछ जानते नहीं हैं आसन के बारे में, वो लोग आज सिखाते हैं और बहुत तगड़ी सी फी लेते हैं उसकी। और लोगों को भी, क्योंकि ये शुरुआत में अच्छा लगता है, थोड़ी स्ट्रेचिंग होती है, थोड़ा बॉडी के अंदर मसल्स ये वगैरह, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो शुरू में अच्छा भी लगता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ बहुत ठीक ठाक है। पर हकीकत में उसकी सूक्ष्म नेगेटिव असर क्या पड़ रही है, तो वो कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। द सेकंड पॉइंट टू रिमेम्बर इज दैट ईच आसना हैज 4 डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स। अब हर आसन की 4 प्रकार की असर है। अब ये कोई नहीं जानता है कि ये 4 प्रकार की क्या क्या असर है। एक्चुअली मेरे ये सब इसकी शुरुआत आसन प्राणायाम से ही हुई थी 1977 में, और मैं भी कोई एक आश्रम में जाके ये सब सीखता था, और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे आसन सीखे और सर्टिफाइड टीचर भी बन गया। पर ये जो यहाँ बताते थे है कि भाई ये 4 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट, उस समय भी मुझे, हम लोगों को किसी कोई सिखाता नहीं था कि यह अलग इफेक्ट क्या है। और हम भी जब लोगों को सिखाते, क्योंकि उसके बाद में 15-17 साल तक मैं लोगों को यही सिखाता रहा, तावरिया जी को मिलने से पहले तो सालों तक यही सिखाता था, उसकी भी शिविरें लेता था, गांव बाहर गांव जा जाके। तो उस समय तो हम करते थे, लोगों को कराते थे, पर उसमें कोई समझ नहीं थी कि ये सब क्या है, किस लिए है। तो यही चीज है कि ये 4 डिस्टिंक्ट डिफेक्ट क्या है, वो सबको जाननी चाहिए, खास करके जो आसन कर रहे हैं या करा रहे हैं उनको तो खास जाननी चाहिए। Each student must ask his teacher what exactly is the fourfold effect of a particular asana he or she may have been asked to follow. अब जो स्टूडेंट्स है, उसको अपने जो टीचर है उसको पूछना चाहिए, जो कोई सिखा रहा है बोलेगा कि ये चलो ये आसन करते हैं, तो उसको पहले पूछना चाहिए कि भाई ये आसन क्या है, किस लिए करना है, और ये फोरफुल इफेक्ट का पूछना है। अब ये फोरफुल इफेक्ट शब्द वापरेंगे तो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये फोरफुल इफेक्ट क्या है, मुझे भी पता नहीं। पर पहले स्टूडेंट को जान लेना चाहिए, और फिर वो टीचर को बता सकते हैं कि देखो इस तरह की 4-fold इफेक्ट होती है, और ये हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। If these are not understood, it would be harmful and dangerous. अब देखो ये 4 इफेक्ट आप जानते नहीं है और करते हैं, तो हार्मफुल है, नुकसानकारक है, और डेंजरस भी है, भयकारक भी है। वी शैल लेटर एन्यूमरेट दिस 4-fold इफेक्ट। तो उसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि 4 प्रकार की असर क्या होती है। The third point to remember is that these asanas were taught
in ancient India ages ago. By now, nature has made the human frame much more sensitive, and some of these asanas, if indulged in, would seriously harm rather than heal. तो ये अभी हमने आगे देखा था ये पॉइंट कि ये एक इम्पोर्टेंट बात है और सिखाने वाले बिल्कुल नहीं जानते हैं कि आज कौन से आसन करने चाहिए नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल शीर्षासन। अब शीर्षासन बहुत फेमस आसन है, बहुत लोग करते हैं इसको। शास्त्रों के अंदर आसनों का राजा भी कहा गया है। और उस समय हम लोग भी 15-15 मिनट तक शीर्षासन करते थे हमारे कोर्स के अंदर। पर ये ऐसे जो आसन है, अब आज जो ब्रेन और उसकी जो सिस्टम्स है वो इतनी डेलिकेट हो गई है कि आप शीर्षासन करते हैं तो पूरा ब्लड का फ्लो जो है वो ब्रेन की ओर जाता है, और हो सकता है कि इससे आपके ब्रेन सेल्स को काफी नुकसान हो। तो ये एक बात है जो लोग समझते नहीं है, और इसी तरह के आसन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं। इसी तरह कुछ सेक्स एनर्जी रिलेटेड आसन है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था सिद्धासन, तो जो बंद के अंदर जो किया जाता है, तो वो भी ऐसे आसन है कि वो अभी नहीं करने चाहिए। क्योंकि एक तो कोई ऐसे गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता है कि ये चीज़ क्या है और इससे क्या इफेक्ट होगी, वो कोई समझाता नहीं है। और कुछ एनर्जी कुछ चीज़ों से बढ़ जाती है, तो इस तरह की भी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो ये भी लोग जानते नहीं है, सिखाने वाले भी नहीं जानते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि वुड सीरियसली हार्म रादर देन हील। तो जो एक हीलिंग का होता है, एक कोई डिसीज होता है और इसको जिस तरह का हीलिंग होता है, इसकी सारवार होती है, अच्छा हो जाता है, उसके बदले में ये उल्टा हो जाएगा कि आप हेल्दी है और ये करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई नुकसान शरीर को हो सकता है। We would request the reader to rather abstain than indulge। तो ये अच्छा है कि इसको करके नुकसानी भुगते, उससे तो अच्छा है कि ये मत ही करो। जो चीज़ हम जानते नहीं उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहिए। और जो कोई ऐसा सिखाने वाला है जो खुद भी नहीं जानता है, जिसको कोई इतना प्रोफाउंड नॉलेज नहीं है, वो भी नहीं जानता है। और ये सब जो ट्रेडिशन में वो चली आई है। पर एक समय अलग था कि जिस समय व्यक्ति का बॉडी ब्रेन सिस्टम अलग था। अब ये शास्त्र 2000 2500 साल पहले, 1500 साल पहले लिखे गए हैं, उसको हम कॉपी केट की तरह करते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उसे नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज जो नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उसको करने के बदले तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। We shall now recommend a few that would be very mild and are necessary for daily wear and tear of the body, the toning of nerves, silencing of centers, and act as an aid in our program and re-education। यहाँ कहते हैं कि कुछ हल्के फुल्के आसन हम कर सकते हैं। हालांकि ये पूरे आंसर के अंदर उन्होंने कोई आसन का नाम नहीं लिया है, पर शायद बाद में कुछ बताया हो। पर लास्ट में तो ये 3 आसन तो मैं जैसे बताया वो तो कहते ही थे। पर और कोई हल्के फुल्के आसन कहते हैं कि कर सकते हैं, किस लिए? डेली वेर एंड टेयर के लिए। तो जो शरीर के अंदर जो खराबी आती है उसको ठीक ठाक करने के लिए, जो घसारा लगता है उसको ठीक करने के लिए ये हम कर सकते हैं। और इससे हमारी जो नर्व्स है उसको भी टोनिंग होता है, उसका टोन ठीक होता है। मसल्स के टोन अलग अलग होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक वगैरह वगैरह होते हैं मसल्स के। और ये सब आसन करने से ठीक होते हैं, पर सही ढंग से किया जाए तो। साइलेंसिंग ऑफ सेंटर्स, तो ये खास इम्पोर्टेंट है। हमारे जो आईएसएम केंद्र है उसके अंदर हमेशा ये सब टग ऑफ वॉर चलती रहती है, तो उसको भी शांत करना है। तो ये हल्के फुल्के आसन करने से हो सकता है कि हमारे सेंटर थोड़ी समय के लिए शांत हो जाए। एंड एक्ट एज एन एड इन आवर प्रोग्राम एंड री एजुकेशन। तो ये किताब उन्होंने पूरा एक इसमें प्रोग्राम दिया है और पर्पज यही है री एजुकेशन का। तो उसके अंदर भी ये कुछ एक्सरसाइजेस या आसना जो है वो मदद कर सके, ये भी एक उसका हेतु है। तो इस कारण आप कुछ हल्के फुल्के
रिकमेंडेड आसन है वो कर सकते हैं। पर करना किस लिए वो भी आगे मेथड बताएंगे, वो मेथड से ही करना है। जैसे कि जनरली यह बताया जाता है, इस तरह नहीं। और आप अभी तो यूट्यूब पर भी जाके देखेंगे तो इतने ढेर सारे आपको आसना वगैरह के बारे में बताया जाता है। पर यही हाल है हर जगह पर। ये जैसे कि एक पोस्चर जो है वही इम्पोर्टेंट है। पोस्चर मतलब कि जो उसका फाइनल स्टेज में किस तरह आप इसको करते हैं, तो वही एक जो शेप शेप ही जैसे इसके अंदर महत्वपूर्ण हो गया है। इस तरह का एक माहौल हर जगह पर हो गया है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ ये फोरफॉल इफेक्ट क्या है ये बता रहा है। ये ध्यान से सुनिए। पहली फोरफॉल इफेक्ट है रिमेडिंग ऑफ सर्टेन फिजिकल एलिमेंट्स। तो फिजिकल एलिमेंट्स है जो डिसीज है उसकी रिमेडी इसके अंदर पड़ी है। तो अगर सही ढंग से करते हैं तो कुछ क्रॉनिक डिजीज है उसके उसके अंदर राहत मिलती है, वो अच्छे भी हो सकते हैं। सेकंड, गेनिंग कंट्रोल ऑफ सर्टेन नर्व सेंटर्स। तो जो हमारे ज्ञान तंतु है, हम आगे भी देख चुके हैं, हमारा अलग अलग नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम आगे कुंडलिनी के प्रश्न के अंदर सब देख चुके हैं। तो ये जो नर्वस सेंटर है उसके ऊपर किस तरह कंट्रोल पाना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके जो सेंटर्स है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ कुछ जगह जो जिसको हम मर्म स्थान कहते हैं, तो ऐसे मर्म स्थान बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जिसके ऊपर काम करना जरूरी होता है हेल्थ के लिए। और और भी प्राण की शुद्धि के लिए, प्रोग्रेस के लिए। थर्ड, कीपिंग इन abeyance the overpowering effect of the play of qualities of the sex and emotional centers during the practice। अब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब ये जरूरी है कि इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है वो शांत रहे, क्योंकि उसके अंदर आगे एक प्रोसेस करनी है जो ये नंबर 4 में बताएंगे। अब जो इमोशनल और सेक्स सेंटर शांत नहीं रहेंगे, या दूसरी भाषा में कहे तो रजोगुण और तमोगुण है वो आसन करते समय ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, तो उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम आसनास करते हैं तो सत्वगुण हमारा ज़्यादा खिले उसके ऊपर ध्यान देना है। और इसके लिए ये रजोगुण तमोगुण जो है या इमोशनल सेक्स सेंटर है उसको थोड़ा पैसिव बनना जरूरी है। और दूसरा भी एक कारण है जो आगे बताएंगे अभी, कि माइंड का टू बी पार्ट को भी खोलना है। और इसके लिए भी ये इमोशनल सेक्स सेंटर को पैसिव बनाना जरूरी है। तो 4 नंबर में वही बात करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, closing mind 1 and brain or section 1 temporarily after opening mind 2 and brain 2 or section 2b temporarily, and passing a certain thought or problem to be analyzed and await the receipt of proper reply, and then opening mind 1 and brain 1 or section 1 again, transferring of the solution of or insight gained to the intellectual center of mind 1 and the closing mind 2 again। अब ये जो पूरा जो खेल है आसन करते समय क्या होना चाहिए और क्यों आसन करते हैं, ये इसके अंदर ये पॉइंट 4 के अंदर बताया है। कहते हैं कि हकीकत के अंदर आसन कोई फिजिकल इसके लिए नहीं है, पर एक माइंड टू को डेवलप करने की और माइंड टू का से काम लेने की। क्योंकि हमारे लाइफ के जो प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन हम बाहर ही ढूंढते हैं। एक्चुअली माइंड वन है, मतलब आईएएसएम के अंदर वो माइंड वन है वो हम जानते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है माइंड वन से और हम ढूंढते हैं माइंड वन से, तो उसका कोई सही सॉल्यूशन ही नहीं निकलता है। तो जब माइंड वन का प्रॉब्लम से वो माइंड टू भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो हायर माइंड है उससे। तो वो फिर माइंड टू को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हम इसका कैसे उपयोग करेंगे ताकि हम इसका ये माइंड टू के अंदर से कुछ हमारा सॉल्यूशन हम चलाए ये कर सकते हैं। तो किसी को प्रश्न हो तो लास्ट में पूछना, अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता।
तो क्या करना है उसके अंदर कि जब आप आसन करते हैं, एक आसन का एक पोस्चर है, उसको आप जब फाइनल स्टेज के अंदर मेंटेन करते हैं, जैसे कि सर्वांगासन है, तो सर्वांगासन जो है वो हम ने अभी कर लिया, पैर ऊपर चले गए, अब उसको मेंटेन करना है। उस मेंटेनेंस के दौरान क्या करना है कि ये जो ब्रेन वन है, माइंड वन है, जिसके आईईएसएम केंद्र है, उसको पैसिव बना देना है। मतलब ज्यादा विचार नहीं करना है आपको उस दौरान। जो ब्लड नीचे आ रहा है, बॉडी के अंदर सेंसेशन क्या चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करते जाना है। तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद माइंड टू भी जो है वो खुल जाएगा। और ये क्या है कि ये ऐसा है कि एक बंद होता है तो दूसरा खुलता है, दोनों एक साथ में एक वो काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि अगर माइंड टू बी को खोलना है तो पहले माइंड वन वन को बंद करना पड़ता है, एटलीस्ट पैसिव तो करना ही पड़ता है। तो क्या करेंगे कि हम आसन करते 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 इसको पैसिव करते जाएंगे, विचार एकदम कम कर देंगे, तो फिर माइंड टू बी खुल जाएगा। अब हमारा कोई प्रॉब्लम है, मानो कि कोई समस्या है, हमें कोई सता रहा है, तो ऐसी चीज जो है वो माइंड वन से माइंड टू के अंदर चली जाएगी। एक प्रश्न है, कोई भी या फिर कोई प्रश्न नहीं है और आपको किसी चीज को एनालाइज करना है। मानो कि हमने देखा कि भाई ड्रिफ्टिंग का जो है उसको हमें एनालाइज करना पड़ता है, तो आप ये जो एनालाइज है वो वहाँ कर सकते हैं, वो चीज को आप रख सकते हैं। अब ब्रेन, क्योंकि ब्रेन टू भी जो है वो थोड़ा सा चित्ती के साथ कम्युनिकेशन के अंदर रहता है, नॉट परफेक्टली, पर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी झलक आ जाती है। तो हो सकता है कि जो समस्या हमने टू बी के अंदर डाली है, वो उसके चित्ती से कुछ उसका समाधान निकला है, वो टू बी में आएगा। और टू बी फिर जब हम आसन जब समाप्त करेंगे, टू बी को बंद करेंगे और फिर से माइंड वन को खोलेंगे, तो माइंड वन के इंटेलेक्चुअल सेंटर में वो जवाब आ जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसको करने के लिए आसन का पहले से जब पहले के जमाने से उसका उपयोग किया जाता था, पर क्योंकि ये किसी को भी मालूम नहीं है आज, ये हम पहली बार ये सब ये किताब में पढ़ते हैं, न कोई गुरु से, न कोई योगाचार्य से, किसी से ये चीज हमें जाननी नहीं मिलती है। तो हम तो इस तरह आसन करते जाते हैं, पर ये कोई अंदर प्रोसेस करनी है, माइंड वन को शट डाउन करके माइंड टू बी को खोलना है, वहाँ कुछ मैसेज भेजना है, वहाँ से फिर से कुछ रिसीव करके माइंड वन के अंदर वो मैसेज को ले आना है और आसन को समाप्त करना है। ये सारी प्रक्रिया जब करते हैं तो कोई आसन का महत्व है, नहीं तो वो कहेंगे कि भाई ये इसे तो अच्छा है कि आप मत करो। The fourth point, dear reader, to remember is that all asanas lose their meaning and are positively harmful if not accomplished by three-step rhythmic breathing. तो यहाँ एक और भी शर्त डाल देते हैं कि जब भी आपको आसन करना है तो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के साथ करना है। तो मतलब तो ये हुआ कि आसनों सीखने से पहले तो आपको थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग सीखना भी पड़ेगा और अच्छी तरह आपको आना चाहिए लंबे समय तक, ताकि जब आप आसन करते हैं तो थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग भी आपका चालू है। जैसे मैंने बताया कि भाई सर्वांगासन कर रहा है, तो सर्वांगासन के दौरान हमारा थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग चालू रहना चाहिए, 1 2 3 5 6 के अंदर, या और कोई भी आसन हम करते हैं तो उसके अंदर हमारा ये 1 2 3 5 6 जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न हमारे हमें मेंटेन करनी है। और यहाँ तक ये तो कहते हैं कि अगर ये थ्री स्टेप के साथ नहीं करोगे तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा और उसका आसन का कोई पर्पज नहीं रहेगा, यू विल लूज इट्स मीनिंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। The fifth point to remember is that before beginning an asana, we have to relax and practice three-step rhythmic breathing. Take a thought or problem and simply state it. अब ये प्रोसीजर यहाँ बताते हैं कि आप आसन को करना है, कोई पर्टिकुलर आसन आपको करना है, या उन्होंने ही जो बताया 3 आसन करना है, तो क्या करना है, उससे पहले आप पालथी मार कर बैसिए, थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग थोड़ी देर के लिए करिए। फिर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचिए और उसको बोल दीजिए एक बार। इतना सबसे पहले करना है।
then begin the asan. Otherwise the mind too, when open, will not be able to receive anything useful and it will be वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर आपके पास कोई चीज ऐसी है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई ऐसा एनालिसिस नहीं है कि जो आपको थ्रू टू बी के अंदर आप भेज सके, ऐसी चीज नहीं है, और फिर खाली आसन करते हैं, तो वो तो एक फिजिकल आसन बन जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज बन जाएगी। इससे आगे इसका कोई फायदा है नहीं, और लंबा समय करेंगे तो ये वेस्टेज ही है समय का। अब 6 पॉइंट कहते हैं, द 6 पॉइंट इज टाइम लिमिट। अब कितना आसन करना चाहिए, ये भी कोई क्लियरली बताता नहीं है कि एक आसन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरी प्रोसीजर को हमें जानना चाहिए। और ये नॉट ओनली इन आसनास पर और प्रैक्टिस के दौरान भी हम इस चीज को कर सकते हैं। तो ये बहुत अद्भुत प्रोसेस यहाँ उन्होंने बताई है, और ऐसा कहीं हमें सुनना समझना नहीं मिलता है। तो क्योंकि ये अंदर की प्रक्रिया है, और जिनको ध्यान करना चाहते हैं, अच्छी तरह जप करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल गायत्री की साधना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हम सब सारे लोग माइंड और ब्रेन वन से ही करते रहते हैं। तो आधा समय तो माइंड हमारा भटकता रहता है और हम जप करते जाते हैं। इस तरह नहीं, अगर ये आप पूरी विधि समझ लो, और उस दौरान अगर आप ये ब्रेन सेक्शन टू बी को खोल सकते हैं, तो ही जो आप जब कर रहे हैं उसका कोई फायदा है। तो ये जो लोग गायत्री की साधना करते हैं, इनके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा देन कंटिन्यू फॉर 12 to 36 more rhythmic breath and it is sufficient, maximum can be 54। तो 1 मिनट से आप 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आप 54 मतलब 9 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स द प्रेशर a little on the nerve center and mind 2 or section 2b will send the solution to the intellectual and the mind 2 or section 2b will shut off। अब ये उल्टी प्रक्रिया होगी। पहले हमने इमोशनल सेंटर को शांत करके टू बी को खोला। अब क्या हुआ कि वहां से सॉल्यूशन मिल गया, और वो अभी सेक्शन टू बी को हम बंद करके जब सेक्शन वन खोलेंगे, तो उस समय वो सेक्शन वन के इंटेलेक्चुअल सेंटर में ये सॉल्यूशन चला जाएगा। तो ये अभी यहाँ उल्टी प्रक्रिया करनी है, सॉल्यूशन आ गया है, और जो हमने 1 मिनट 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिनट हमने जो प्रैक्टिस की उसके दौरान ये सॉल्यूशन आया है, और वो सॉल्यूशन अभी माइंड वन के इंटेलेक्चुअल सेंटर के पास चला जाएगा, जिसका हम लाइफ के अंदर उपयोग कर सकते हैं। तो उस पर उसके लिए क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि रिलैक्स द प्रेशर ए लिटल ऑन द नर्व सेंटर। अब ये भी करना आना चाहिए कि कहाँ कौन सी नर्व के ऊपर किसका कैसा प्रेशर है, और इसको किस तरह रिलीज किया जाए। तो ये भी सब गुरु से सीखना पड़ता है। If there be no thought kept ready, the last struggling thought of the intellectual will pass on to mind 2b or section mind 2 or section 2b, and it may be a harmful thought for what we know। अब देखो क्यों ये कहते हैं कि भाई ऐसे आप आसन मत करो, क्योंकि इसकी गहरी बात ये है कि हमारा आईएसएम केंद्र तो हर समय चालू रहता है। अब कोई व्यक्ति आसन कर रहा है, उसका आसन है, उसके अंदर कुछ मानो कि कुछ रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ से का किसी के साथ इसको कुछ प्रॉब्लम आया है, कहीं कुछ बोलचाल हुई है, तो क्या होगा, उसका अंदर जो ब्रूडिंग चल रहा है और वो बैठ गया आसन करने के लिए, तो अंदर जो स्ट्रगल चल रहा है, ब्रूडिंग चल रहा है, उसके अंदर कुछ एक अंदर एक चीड़ है, ये सब कुछ पड़ा है, और वो आसन करने जाता है, और सडनली किसी तरह ये सेक्शन टू बी खुल भी गया मानो कि, तो वो चीज गलत चीज सेक्शन टू बी के अंदर चली जाएगी, और वो चीज अगर वहां जाती है तो वो तो उसको
मैग्नीफाई कर देगी, उसको मल्टीप्लाई कर देगी, तो वो चीज़ तो और परेशान करेगी चीज़। जो 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 ब्रूडिंग चल रहा है, जिससे हमें छूटना है, तो वो 2B में चली गई, तो फिर इसकी इफेक्ट जब वापस आएगी, तो वो चीज़ तो एकदम बढ़ चढ़ के आ जाएगी। तो इसीलिए ये करना है। हालांकि इतना आसानी से सेक्शन 2B खुलता नहीं है जब अंदर स्ट्रगल होती है, पर इनके किसी कारण खुल भी गया और जो स्ट्रगल चल रही है वो 2B के अंदर चली गई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा और हम बहुत सारी नेगेटिव इंटेंसिटी इकट्ठा कर लेंगे उस दौरान। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अगर आसन करते हैं तो आपको एक कोई थॉट, पॉजिटिव थॉट या कोई प्रॉब्लम को रेडी रखना जरूरी है। Then no sooner the mind 2 or section 2B shut off, the normal functions of mind 1 and all the four centers begin. अब जैसे ये 2B शट ऑफ हो गया, बंद हो गया, तो फिर से ये IASN केंद्र काम करना चालू कर देते हैं। Then asanas must stop for the purpose is served. अब यहाँ ज्यादा आसन करने की जरूरत नहीं है। तो इस माने में देखा जाए तो हो सकता है शायद एक आध कोई आसन कर ले और इसमें भी हमें ये बेनिफिट तो मिल जाए, तो कोई हमें ज्यादा आसन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई एक आसन को हमने ज्यादा समय के लिए किया और इस तरह हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, फिर और आगे आसन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई इसी को एक्सरसाइज के रूप में करना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी से, जैसे उन्होंने आगे बताया कि हल्के फुल्के आसन करने चाहिए, तो ऐसा कोई एक्सरसाइज के लिए कोई कर सकता है। पर खास करके यहाँ जो सेक्शन 2B के अंदर जाके कुछ लाना है, तब तो ये सब पूरा सीरियसली करना पड़ता है और रिदमिक ब्रीदिंग के साथ करना पड़ता है। सपोजिंग you argue that nothing is wrong if the asana is continued and mind too is kept open for a long time. अब कोई ऐसी दलील भी कर सकता है कि भाई उसमें क्या है, अगर माइंड टू जो है वो खुला है और उसके साथ में हम आसन करते हैं और उसके अंदर कोई हमने सॉल्यूशन डाला भी नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम उसके अंदर हमने डाला भी नहीं है, इस तरह अगर हम करते हैं तो क्या तकलीफ है। It is nice to continue longer. Please note that breathing is good and deep breathing is better. But holding the breath long is harmful because in 3 seconds at the maximum, all the oxygen content of the lung is burnt up. अब ये यहाँ समझाते हैं कि भाई आप अगर कोई लंबा समय तक आसन करते हैं या उसके अंदर मानो कि कोई आसन के अंदर आपने श्वास भी रोक लिया और लंबे समय ये करते रहे, तो क्योंकि क्या है कि हमारे अंदर जो श्वास हमने लिया, श्वास के साथ जो ऑक्सीजन अंदर गया, उसके बाद में उसको हम जब रोकते हैं तो 3 सेकंड के अंदर तो जो ऑक्सीजन है वो समाप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है। तो फिर उससे ज्यादा करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। ये यहाँ इसलिए बताते हैं क्योंकि कुछ आसन ऐसे होते हैं कि श्वास को रोक के भी करने पड़ते हैं। नॉर्मली तो हम 3 स्टेप के अंदर हर आसन कर सकते हैं, पर कोई कोई आसन ऐसे होते हैं कि जिसके जैसे कि लिफ्टिंग के कुछ आसन होते हैं, तो ऐसे आसनों के अंदर फिर श्वास को रोकना ही कंपलसरी पड़ता है। तो ऐसे श्वास रोका है और आप लंबे समय ऐसा करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो 3 सेकंड के अंदर तो ये हो जाता है, इसीलिए ये 1 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा कहते हैं। Similarly, mind too can find a solution to a particular problem or can think on a thought in maximum 54 rhythmic breath. तो इसी तरह ज्यादा लंबा समय आसन को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 54 रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा ये सॉल्यूशन पा ही लेगा।
फिर उससे ज़्यादा उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो आसन को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। Therefore, to hold an asana longer is futile. तो फिर उससे ज़्यादा कोई आसन को लंबे समय पकड़ के रखना कोई कोई उससे कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, और उससे नुकसान भी हो सकता है। इट कैन सेटिस्फाई वंस ईगो बट नथिंग बियॉन्ड दैट। तो ऐसा कहने में फिर मजा आता है कि देखो हम तो एक आसन घंटों भर उसके अंदर रहते हैं और इतना दिन भर में इतने आसन करते हैं, हमारा तो इतना समय इसके अंदर ही जाता है, ऐसा लोग बात भी करते हैं। तो ये ईगो को बढ़ावा देने जैसा हो जाता है। द मोर इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट, अब यहाँ 3 पॉइंट बताते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट क्या है? We begin the asana correctly and in first 12 to 24 rhythmic breaths shut off the emotional and sex center due to control of certain nerve center. तो ये 12 से मतलब 24 रिदमिक ब्रीदिंग के अंदर, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर जब हम आसना करते हैं करेक्टली, तो ये हमारा जो सेक्शन 1 जो है, उसके इमोशनल सेक्स सेंटर है, वो शट ऑफ हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं। और क्योंकि ऐसा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो हमारी नर्व सेंटर से उसके ऊपर हमने कुछ कंट्रोल पाया है, उसके उसके ऊपर हम कुछ काम करते हैं, इसकी वजह से इमोशनल सेक्स सेंटर को बंद कर सकते हैं। अब ये भी पहले सीखना पड़ेगा गुरु के पास, किसी के पास, कि भाई ये नर्वस सेंटर के को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, इसको किस तरह प्रेशराइज किया जाता है या रिलैक्स किया जाता है। क्योंकि यहाँ लिखा है वो तो ठीक है, पर प्रैक्टिकली क्या करना है वो भी कोई प्रैक्टिस करता है, इसे ये समझना पड़ता है। तो उसका एक ये तो यही है कि प्रेशर जो है वो बढ़ता है घटता है, उसके लिए टेंशन एंड रिलैक्सेशन, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम आर्टिफिशियल टेंशन क्रिएट करते हैं मसल्स के अंदर, तो हमारी नर्व्स जो है वो टाइट होती है और हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं। और जब इसको हम रिलैक्स करते हैं, तब जो है वो इसके अंदर जो टेंशन आया है वो रिलीज हो जाता है, और जो कंट्रोल जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। मतलब कि यहाँ एक टेक्निक ये है कि आप टेंशन रिलैक्सेशन अगर मसल्स का कर सकते हैं, तो ये आप इमोशनल और सेक्स सेंटर को आप काबू में ला सकते हैं। तो ये भी इसका मतलब ये भी हुआ कि ये सब करने से पहले हम ईटीआर भी कर सकते हैं, अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन। इसके अंदर हम कॉन्शियसली टेंशन टेंस रिलैक्स करते हैं, तो इससे एक फायदा ये मिलेगा कि इमोशनल सेक्स सेंटर धीरे धीरे बंद होने में फायदा मिलेगा, बंद होने के लिए एक उधर एक चांस मिलेगा। अब पॉइंट 2 बी, pass on the thought or the problem to mind 2, which opens automatically by shutting the emotional and sex center, because the door which opens one closes the other and vice versa. तो ये पहले हम बात कर चुके हैं ना कि भाई ये जो है ये सेक्शन 1 और 2 दोनों का जो है वो, इसके डोर जो है वो वाइस वर्सा में चलते हैं। मतलब एक बंद होता है तब दूसरा खुलता है। जब माइंड 1 या सेक्शन 1 का जब डोर ओपन होता है, तो सेक्शन 2 बी का जो है वो हमेशा बंद रहेगा। जब सेक्शन 2 बी का जब खुलता है, तो माइंड 1 का बंद हो जाता है। तो यहाँ इस तरह ये एक जब हम थॉट को पास करते हैं, इमोशनल सेक्स सेंटर को शांत किया, अभी थॉट को पास करते हैं, तो उस दौरान ये डोर जो है सेक्शन 2 बी का वो खुल जाता है। दिस कैन बी कंटिन्यूड फॉर 54 ब्रेथ, और वो खुला रहेगा 54 मिनट के लिए। तो सेक्शन 2 बी यहाँ 54 मिनट के लिए खुला रहता है। उस दौरान हम थॉट को या प्रॉब्लम को पास ऑन कर सकते हैं। अब तीसरा प्रोसेस, टू रिलैक्स द प्रेशर अ लिटल। अब जो प्रेशर हमने क्रिएट किया है उसको थोड़ा रिलीज करना है, उसको थोड़ा कम करना है।
This technique of relaxing the pressure on the nerve center is difficult and must be shown properly by a competent teacher. अब यही बात है कि ये किस तरह ये किया जाता है कि भाई ये इसको प्रेशर नर्व सेंटर के ऊपर प्रेशर को किस तरह बढ़ाया जाए, इसको किस तरह कम किया जाए, वो भी कोई कॉम्पिटेंट टीचर होता है, उसे सीखना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट चीज है, वो इस तरह ऐसे ही कुछ पढ़ने से नहीं आ जाता है. Then the solution to the problem or the thought is sent back to intellectual center or mind 1 and mind 2 shut off. अब यहाँ जो है वो जो सॉल्यूशन आ गया टू बी से, उसको फिर से माइंड 1 के इंटेलेक्चुअल सेंटर पर भेजा जाता है और माइंड 2 भी जो है वो बंद हो जाता है. दिस टेक्स 12 to 24 रिदमिक ब्रीथ. तो अब ये जो प्रोसेस फिर से जो है सेक्शन 2 बी का बंद होना और 1 का चालू होना, उसमें 1 से 2 मिनट लग सकती है. तो इस तरह पूरी प्रोसेस ये एबीसी के अंदर उन्होंने बता दी है. After the asana is over, relax, pressure and asana and continue the 3-step rhythmic breathing for about 2 minutes. अब जब आसन हो गया, कोई सॉल्यूशन भी मिल गया, आसन को आप छोड़ दीजिए और रिलैक्स होके 3-step rhythmic breathing 2 मिनट के लिए खाली करिए और बॉडी को पूरा रिलैक्स छोड़ दें. Please note that without mastering the 3-step rhythmic breathing, no asana is of any value फॉर प्रॉपर कंट्रोल ऑफ नर्वस सेंटर. तो अगर आपको ये नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल पाना है, तो पहले तो आपको 3-step रिदमिक ब्रीदिंग के ऊपर मास्टरी पानी होगी, ताकि आप उसका उपयोग आसन के अंदर कर सके और नर्वस सेंटर को आप उसके द्वारा कंट्रोल करना सीख सके. तो ये सारी चीज जो है, अब देखो ये आंसर के अंदर कितनी गहरी बात उन्होंने बताई है, जो नॉर्मल कोर्स में हमें जानना नहीं मिलती है. तो इस तरह अगर किसी को भी आसन करना है, तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. लंबे समय तक नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग दिया है और फिर एक जो प्रॉब्लम है उसको आपको रेडी रखना है. प्रॉब्लम नहीं है तो कोई सॉल्यूशन मतलब कि कोई एनालिसिस का आपको कुछ करना है, या कोई आपको और कोई ये चीज़ है, कोई आध्यात्मिक प्रश्न भी हो सकता है अंदर, तो उसको भी आप रख सकते हैं इसके लिए. और फिर ये माइंड 1 को बंद करके 2 को खोलना है, वहाँ 54 मिनट या 36 ब्रेथ तक टिके रहना है. फिर से वो इसका सॉल्यूशन लेके माइंड 1 में आना है और इसका जो है वो जिस तरह का सॉल्यूशन है इस तरह उसका उपयोग करना है. तो इतनी सारी बात उन्होंने यहाँ बताई है. आप फिर से भी इसको पढ़ सकते हैं और मनन कर सकते हैं. अब समय तो ये सिर्फ एक प्रश्न के अंदर ही खत्म हो रहा है. 5 मिनट बाकी है, तो हम प्रश्नोत्तरी के अंदर किसी को कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं. फिर आगे का प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीक लेंगे. जो 23वां प्रश्न है, क्वेश्चन 23 वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे. ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न है तो बताइए. म्यूट ऑन कर सकते हैं. कोई बीच में प्रश्न पूछ रहा था ना, वीरेंद्र सिंह, कौन कौन थे, आपको क्या प्रश्न था? पवन म्यूट कर दे जो बजान. हाँ, બધા મ્યુટ કરી શકે છે. ओके. बोलो, है किसी को कोई प्रश्न? हाँ दारा साहब. हाँ जी. नमस्कार सर. हाँ नमस्कार, बोलिए बोलिए. सर मेरा ये प्रश्न था कि ये बेसिकली जो सूर्य नमस्कार है वो आसन है कि कोई एक्सरसाइज है? नहीं, सूर्य नमस्कार को आसन के अंदर नहीं लिया जाता है, फिर भी उसके अंदर कुछ पोस्चर बनते हैं.
अब आसन का प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीजों, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों के अंदर अलग अलग आसन, किसी में 84 आसन बताया है, किसी के और भी। हमारा तो जो योग टीचर का कोर्स था उसके अंदर हमें तो 250 आसन सिखाया जाता था। करीब 3 महीने का कोर्स था उसमें। तो ये एक है कि नॉर्मल कोर्स में सूर्य नमस्कार को आसन के अंदर नहीं लिया जाता है, पर सूर्य नमस्कार की जो डिजाइन है उसके अंदर बहुत सारे आसन छुपे हुए हैं। जैसे कि हम्म, आप जब नीचे झुकते हैं, फिर नीचे से ऊपर आते हैं, तो उसमें ये कुछ कुछ आसन का, आसन जो है कुछ कुछ पोस्चर तो है, पर वो सूर्य नमस्कार पूरा जो एक ये है, मतलब पूरा एक हम्म, एज ए बंच, वो हाँ, आसन नहीं है। और उसके अंदर तो सूर्य की प्रार्थना भी है। उसके अंदर सूर्य जी, नमस्कार में जो जी, 12 प्रकार के जो सूर्य के नाम है उसका भी जी, आप रटन कर सकते हैं। जी। अच्छा, तो सर उसको अगर हमें 3 स्टेप में लेना है, आइदर 18 और 12, तो कौन सी रिदम में हम उसको करें? वो तो आपको देखना पड़ेगा करके कि, क्योंकि मैंने देखा है कुछ हमारे एक दो फ्रेंड्स थे वो 36 की रिदम के ऊपर भी करते थे। तो ये भी हम्म, मैंने देखा है कि कोई लोग इतना फास्ट कर सकते हैं, तो 36 की रिदम पर इसमें बहुत फास्ट करना पड़ता है। हाँ, 12 की रिदम शुरुआत तो आपको 12 की रिदम से ही करना पड़ेगा। फिर अच्छा, अगर आपको ग्रिप आ जाती है और थोड़ी एनर्जी है आपके पास फास्ट करने की, तो फिर हम्म, आप 36 के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। तो शुरुआत करें फिर 12 से, क्योंकि अभी मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं कोई रिदम, आई एम नॉट ऑब्जर्विंग एनी रिदम रिदम इन दैट। सो हाँ अभी मैं 12 से शुरू करूँ, फिर रिदम से करना है हाँ, तो? बिल्कुल बिल्कुल 12 से करो ना। ठीक है, थैंक यू। ओके। નમસ્તે દારા સાહેબ. हाँ नमस्ते, बोलो। હા, મેં છે ને 95 માં સાહેબની આ કેસેટ સાંભળેલી અને ત્યારે हाँ સાહેબે કીધું હતું કે આ 3 આસન કરવાના, એટલે તે દિવસથી હું કરું છું. પણ આમ ઓલું 7 - 1 = 0 નહીં, પણ લગભગ કરું છું. કોક વાર રહી જાય, શિબિરોમાં ને એમ ગયા હોય કે કઈ કામ હોય તો એમ રહી જાય, પણ આમ 1 મિનિટ કરું છું. એમાં હું 36 ની રિધમમાં સર્વાંગાસન. अच्छा, કેટલી છે ને મિનિટ મને કરો ઘણા છો? વખત પહેલા રાજનભાઈએ કીધેલું કે 36 માં કરો તો વધારે સારું. એટલે હું कितनी 36 માં मिनट સર્વાંગાસન એક મિનિટ જ વધારે નહીં. कितनी मिनट करते हो सर्वांगासन? એક મિનિટ. हाँ, એક एक મિનિટ એક मिनट। મિનિट હા, એક મિનિટ. ठीक है, ठीक है, ठीक है, करिए करिए, હા, कोई दिक्कत ત્રણેય नहीं। આસન એક મિનિટ જ કરું છું, વધારે નથી કરતી. कोई बात नहीं, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, થેન્ક યુ. बोलो और किस। हाँ ओके। हाँ वीरेंद्र सिंह, आप क्या पूछ रहे थे? लिखा हुआ था, आप बताइए अभी। चलो अभी नहीं पूछना है। हेलो। चलो, और किसी को और प्रश्न है? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, એટલે वो जो 3 आसन आपने बताया, सर्वांगासन, धनुरासन और हलासन, वो एक ही जी, बार करने का है या 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं? वो मुझे जानना है। एक ही करने का हलासन, जैसे एक बार किया, सर्वांगासन एक बार किया, या 2-3 बार कर सकते हैं वो? नहीं नहीं, अभी जैसे हमने इसमें पढ़ा ना, इस तरह हमें टाइमिंग के ऊपर ही चलना है, बार बार करने का जरूरत नहीं है। अब आप इसका, जैसे कि इसमें बताया कि भाई 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप कितना कर सकते हैं। तो जैसे आपका जो फाइनल स्टेज बना, सर्वांगासन में आपके पैर ऊपर उठ गए, और फिर आप जो मेंटेन करते हैं, तो वो 3 स्टेप रिदम की ब्रीदिंग के साथ आप करो। 1 मिनट कर सकते हैं तो 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, 3 मिनट करो। इसके अंदर आप समय बढ़ाते जाओ, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है अभी। ओके सर। हाँ, मैं 3 स्टेप के साथ ही करती हूँ, लेकिन मैं आधी मिनट करती हूँ। तो एक आसन आधी मिनट करती हूँ, तो अभी उसका हाँ टाइम तो मैं बढ़ा अभी, सकती हूँ। हाँ अभी 1 मिनट तक कम से कम 1 मिनट तक तो करो। ओके सर, ओके। लेकिन सर क्या है उसमें, आप इसमें लिखा है जो 4 इसकी जो असर है,
वो चेता हाँ केंद्रों पर नियंत्रण होता है, वो सब कोई माइंड में कुछ आता नहीं है उस टाइम, मतलब। नहीं नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा ये करो, ये तो सब बहुत इसमें बहुत गहरी बात बताइए, पर जितना आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको सर्वांगासन करना है तो पहले सोच लो कि आपको कोई प्रॉब्लम कुछ है क्या, कुछ कोई सॉल्यूशन किस चीज़ का चाहिए, कोई चीज़ का जवाब चाहिए, तो वो आप एक बार जरा सोच लो। और आसन करने से पहले 1-2 मिनट खाली 3 स्टेप करो। फिर आसन को करने से पहले जैसा यहाँ बताया इस तरह आपका कोई प्रश्न है तो वो बोल दो, और उसके बाद फिर आसन करना चालू कर दो। उसको कम से कम 1 मिनट के लिए करो। अब नॉर्मल कोर्स में 1 मिनट में ये ब्रेन तो भी खुल नहीं जाएगा, पर फिर भी आप करिए, कभी कुछ कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। फिर धीरे धीरे करके आसन को लंबे समय तक करना पड़ता है। 1 मिनट से 1 मिनट की मास्टरी आ गई, फिर 2 मिनट करो, फिर 3 मिनट करो। इस तरह जरा लंबा करोगे तो फिर ये जो है 3-2 सेक्शन 2 भी जो है वो खुलने की संभावना बनती है, और आपका प्रश्न का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो समय फिर बढ़ाते जाइए, और इस तरह आपका जो एक पहले एक प्रॉब्लम को जरा ढूंढ लीजिए, और उसको करते करते समय इसको करिए। ओके सर, थैंक यू। ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए तो यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, और आगे हम धीरे धीरे करके इनर डिसिप्लिन का ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट तो ख़त्म कर देते हैं। फिर आगे क्या करना है वो देखते हैं। अभी 1 या 2 टॉक के अंदर ये पूरी क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी थैंक यू मच धर्म सर। हाँ जय थैंक यू। भगवान। हाँ हाँ, जय भगवान।